नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने करंट अफेयर की नई क्लास लेकर, जिसमें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10 सवाल जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को हर रोज की तरह एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए है, जीतूंगा मैं यह मेरा वादा है, कोशिश मेरी सबसे ज्यादा है, हिम्मत भी टूटे तो भी नहीं रुकूंगा, मजबूत बहुत मेरा इरादा है। दोस्तों, इरादा मजबूत होना पहचान है आपकी सफलता की। अगर आपका इरादा मजबूत है तो आप निश्चित ही एक दिन सफलता को प्राप्त करेंगे, ये बात निश्चित है। तो अपने इरादे को मजबूत रखते हुए डेली तैयारी करते रहिए और आज के सेशन में बढ़ते हैं आपकी सफलता की ओर। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। हाल ही में राजगीर हाल ही में राजगीर रॉयल भूटान बुद्ध मंदिर का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया है? अभी दोस्तों क्या हुआ है, अभी बिहार के नालंदा जिले में, बिहार का नालंदा जिला, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक स्थान है राजगीर। राजगीर बिहार के नालंदा के राजगीर में भारत प्लस भूटान के द्वारा क्या हुआ है, एक बौद्ध मंदिर का उद्घाटन हुआ है। एक बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है। और ये उद्घाटन किसका किया गया है, तो इसका नाम है रॉयल भूटान मंदिर। रॉयल भूटान मंदिर का उद्घाटन किया गया है बिहार के राजगीर में। अब ये उद्घाटन किया किसके द्वारा गया है, यानी इसके उद्घाटन करता कौन है, तो इसमें जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं और जिनका नाम है सोरिंग तोबगे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तोबगे इन्होंने उद्घाटन किया है। साथ ही भारत की ओर से कौन था, तो भारत के अल्पसंख्यक मंत्री जो हैं, अल्पसंख्यक मंत्री, और जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है किरण रिजिजू, ये इसमें शामिल हुए। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर इसका उद्घाटन किया गया है। किरण रिजिजू जो हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक मंत्री हैं, भारत की ओर से वो शामिल हुए। अब कहाँ पर हुआ है, तो बिहार के राजगीर में हुआ है। और राजगीर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म के लिए क्या है, जाना जाता है। ठीक है, क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो गौतम बुद्ध इन्होंने कई साल तपस्या की, कई साल यहाँ व्यतीत किए। तो इसके लिए ये क्या है, यहाँ का आध्यात्मिक केंद्र है। क्या है, आध्यात्मिक केंद्र है। ठीक है, बौद्ध धर्म के लिए आध्यात्मिक केंद्र है, इसके लिए राजगीर जाना जाता है। अब बात हुई है गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध के बारे में हम पूरी जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पर ही लिख लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। चलिए, गौतम बुद्ध, जिन्हें हम एशिया का प्रकाश किस नाम से जानते हैं, तो एशिया का प्रकाश यानी लाइट ऑफ एशिया, किस नाम से, तो लाइट ऑफ एशिया। अगर आपसे कोई पूछे कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अब बात करें इनके जन्म की, तो जो इनका जन्म है वो 563 BC में हुआ। कब हुआ था,
बीसी में। बीसी का मतलब क्या है? देखो, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको हम 0 मानते हैं। ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको हम क्या मानते हैं? 0 वर्ष, यानी इस कैलेंडर की, अंग्रेजी कैलेंडर की जो शुरुआत हुई वो ईसा मसीह के जन्म के शुरुआत ईसाई धर्म द्वारा मानी गई। अब इससे आगे जो वर्ष चले, 0 के बाद 1, 2, 3 और आज जैसे कौन सा चल रहा है 2025, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एडी, यानी ईसा वो जीसस क्राइस्ट के या ईसा मसीह के किससे? ईसा के जन्म से पहला, ईसा के जन्म, ठीक है, को हम क्या मानते हैं? 0। और उसके बाद का जो समय है वो ईसा के जन्म के बाद का हुआ। और इसके पहले का जो साल था, यानी 0 से 1, 2, 3 और हमने क्या बताया 563, इसे मानते हैं हम बीसी, यानी ईसा के जन्म से पहले के साल। तो इनका जन्म कब हुआ? 563 बीसी, यानी 25 ये और 500 ये, तो लगभग 2500 वर्ष से ज्यादा इनके जन्म को हो चुके हैं। तो इतने वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो जन्म कहाँ पर हुआ? वो सॉरी, जन्म हुआ इनका 563 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम बोले या वास्तविक नाम बोले, बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। क्या था? तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। इनकी माता का नाम इनकी महामाया, जो इनको 7 दिन, इनके जन्म के 7वें दिन क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। 7वें दिन मृत्यु हो गई। तो इनका पालन पोषण किसने किया? पालन पोषण जो किया वो इनकी मौसी, और मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी द्वारा इनका क्या हुआ था? लालन पोषण किया गया था। ठीक है, तो प्रजापति गौतमी द्वारा इनका लालन पोषण किया गया। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। इनका पुत्र का नाम राहुल इनके पुत्र का नाम था। इनका जो घोड़ा था उसका नाम था कंथक। क्या नाम था? तो जो इनका घोड़ा था उसका नाम कंथक था। ठीक है, तो जो एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं वो मैंने सब इसमें लिख दिए हैं। साथ ही एक घोड़े के बाद जो इनका सारथी था, उसका नाम क्या था? तो चन्ना उसका नाम था। तो ये पूरी जानकारी गौतम बुद्ध के बारे में हुई। अब गौतम बुद्ध के बारे में क्या विशेष बातें हैं? तो इनके बारे में हमेशा सवाल बनता है, किसके बारे में? जो बौद्ध संगति हुई, बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध संगति। तो बौद्ध धर्म की 4 बौद्ध संगतियां आज तक हुई हैं। एक पहली जो 483 बीसी में हुई, दूसरी 383 बीसी में हुई, तीसरी 250 बीसी में और चौथी प्रथम शताब्दी में। तो 4 बौद्ध संगति हुई। कहाँ पर हुई? तो सबसे पहली राजगीर, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। पहली राजगीर, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन कश्मीर में चौथी हुई। ठीक है, तो ये 4 बौद्ध संगतियां जो बौद्ध धर्म के बारे में जानी जाती हैं। अब इस संगति के अध्यक्ष कौन थे? अगर बात करूं यहाँ के अध्यक्ष, तो राजगीर में जो बौद्ध संगति हुई उसमें महाकश्यप क्या थे? अध्यक्ष थे। वैशाली में जो बौद्ध संगति हुई उसमें जो अध्यक्षता की वो विश्वामित्र ने की। किसने की? तो वो अध्यक्षता सभाकामी ने इसकी अध्यक्षता की। हमेशा एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि जो वैशाली में बौद्ध संगति हुई तो उसकी अध्यक्षता किसने की? तो वो सभाकामी ने की। अब जो पाटलिपुत्र में हुई उसके मोगलीपुत्र तीश ने इसकी अध्यक्षता की। पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र,
ठीक है। पाटलिपुत्र की अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने की। कुंडल वन में वासुमित्र ने अध्यक्षता की। वासुमित्र ने कब कुंडल वन में अध्यक्षता की। अब एक सवाल बनता है कि जब ये बौद्ध संहिता हुई उसके समय पर उस समय राजा कौन हुआ करते थे। तो अगर बात करूं राजाओं की, तो जो पहली बौद्ध संगति हुई उस समय राजा अजातशत्रु थे। कौन थे? तो अजातशत्रु उस समय राजा थे। जो दूसरी बौद्ध संगति यानी वैशाली में है उस समय कौन थे? तो उस समय जो कालाशोक राजा थे। तीसरी बौद्ध संगति के समय अशोक राजा हुए और चौथी बौद्ध संगति के समय कौन राजा हुए? तो कनिष्क इस समय राजा हुए। तो ये पूरा आपका हुआ बौद्ध धर्म का इतिहास। चलिए, तो ये है नेपाल के, भूटान के, और ये हुए हमारे किरण रिजिजू। ठीक है, ये मंदिर का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो राजगीर में हुआ है। किसने किया है? तो भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किया है। अगर बात करूं भूटान की, तो भूटान हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों से सीमा बनाने वाला एक देश है। इसकी एक सीमा इधर तिब्बत से मिलती है, जो अभी किसके अधीन है? जो अभी चाइना के अधीन है। ठीक है, तो ये हो गया तिब्बत, वो भूटान। अब भूटान की बात करें राजधानी की, तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। थिम्पू इसकी राजधानी है। ठीक है, थिम्पू इसकी राजधानी है। बात करें इसकी मुद्रा की, तो इसकी मुद्रा गुलट्रम होगी। गुलट्रम इसकी मुद्रा होगी। ठीक है, तो ये भूटान के बारे में जानकारी। अगर बात करें सीमा किस किस से बनाता है, तो ये पहली सीमा सिक्किम से, भारत के सिक्किम राज्य से, नीचे वेस्ट बंगाल से, इधर असम से, और इधर अरुणाचल प्रदेश, यानी भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाता है भूटान। कौन कौन से हुए? तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में नेपाल ने 4 सितंबर 2025 को किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो किन पर लगाया है? तो अभी जो हमारा नेपाल है, हमारा पड़ोसी नेपाल है, इसने क्या किया है? जो सोशल मीडिया साइट है, सोशल मीडिया साइट, इनकी जवाबदेही तय करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए क्या किया है? 26 ऐसी सोशल मीडिया साइट हैं जिन पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगा दिया है, यानी 26 सोशल मीडिया साइट पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें आपकी फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है। ठीक है, यूट्यूब भी है, और उसके साथ आपकी इंस्टाग्राम भी है, ठीक है, और व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप भी इसमें है। तो इन सभी साइटों पर क्या किया है? प्रतिबंध लगा दिया है। 26 ऐसी साइटें हैं जिन पर नेपाल ने प्रतिबंध लगा दिया है। और इस प्रतिबंध का कारण क्या है? तो इस प्रतिबंध का कारण है उनकी जवाबदेही तय करना। और नेपाल ने कहा है कि 7 दिन के भीतर आपको क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। करवाना अनिवार्य है। अगर नहीं करवाते तो आपको ये प्रतिबंध झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये इनका पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये किसने बोला है? तो नेपाल ने बोला है। बात करें नेपाल की, तो नेपाल की जो राजधानी है, नेपाल की राजधानी काठमांडू हुई। क्या हुई? काठमांडू यहाँ की राजधानी। और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है नेपाली रुपया। यहाँ की राजधानी। ठीक, वो मुद्रा हुई। राजधानी काठमांडू हुई, यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया हुई। और अगर बात करें यहाँ के पीएम प्रधानमंत्री कौन है, तो केपी शर्मा ओली क्या है यहाँ के प्रधानमंत्री है।
केपी शर्मा ओली जो भारत से विवाद बढ़ाने के कारण जाने जाते हैं। तो ये कुछ साइटें हैं जिन पर नेपाल ने प्रतिबंध लगा दिया। अब बात करें नेपाल की भौगोलिक स्थिति की, तो नेपाल जो भारत के उत्तर में स्थित एक देश है, ये है नेपाल। और नेपाल की सीमा किससे लगती है? तो यहाँ पर उत्तराखंड से, यहाँ पर यूपी से, और यहाँ पर बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, यानी 5 राज्यों से नेपाल भारत के सीमा बनाता है। अब नेपाल और भारत के बीच में कुछ विवाद का कारण भी है, जिसे हम बोलते हैं काला पानी विवाद। काला पानी विवाद ये किस किस के बीच है? ये भारत और नेपाल के बीच है। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद, के बीच सीमा विवाद, ठीक है। और ये विवाद किसने जारी शुरू किया? तो ये जो हमारे केपी शर्मा ओली जी हैं, जो वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा ये विवाद शुरू किया गया। ये विवाद क्या है? तो भारत की सीमा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तराखंड से मिलती है, ठीक है। यहाँ पर जो उत्तराखंड से मिलती है, तो यहाँ पर अभी जब केपी शर्मा जी की सरकार आई, तो इन्होंने ये वाला क्षेत्र जो आपको ये रेड कलर में दिख रहा है, इस वाले क्षेत्र को नेपाल ने मैप जारी कर कर नेपाल का हिस्सा बता दिया, ठीक है। और अपने नोट पर भी इसको छाप दिया। तो ये नेपाल का एरिया, जिसे नेपाल कहता है कि ये नेपाल का है। इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें आपका लिपू लेख पास, लिपू लेख दर्रा, लिपू लेख दर्रा इसमें शामिल है, जिस पर हाल ही में भारत और चाइना ने क्या किया है? भारत और चाइना ने इस पर व्यापार शुरू किया है। भारत और चीन ने व्यापार शुरू किया है। अगर आपसे बोले लिपू लेख दर्रा कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। किस किस के बीच है? तो भारत और चीन के बीच, यानी भारत से चीन को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, या तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा लिपू लेख दर्रा है, ठीक है। यहीं पर एक लिम्पियाधुरा पास है। लिम्पियाधुरा पास भी कहाँ पर है? तो ये भारत और चीन की सीमा पर है, ठीक है, उत्तराखंड में। अब विवाद किस बात को कारण है? विवाद है इस महाकाली रिवर को लेकर, ठीक है। महाकाली रिवर को लेकर विवाद है, जो यह काला पानी। अब नेपाल कहता है कि ये जो रिवर, जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, यानी जो इसकी सहायक नदियां हैं, जहां से ये शुरू हो रही हैं, वहां तक हमारी सीमा है। जबकि भारत का कहना है कि यहाँ से ये नदी निकली है महाकाली, और इसके पूर्व वाला क्षेत्र आपका है और पश्चिम वाला क्षेत्र हमारा है। तो इसको लेकर दोनों के बीच विवाद है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हर 100 मौतों में से कितनी मौतें आत्महत्या के कारण होती हैं? दोस्तों WHO जिसे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से हम जिसे जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके हेड या अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो इसके अध्यक्ष टेड्रोस एडेनॉन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये जानकारी हुई WHO के बारे में। अब WHO ने कहा है कि जो आत्महत्या है ये वैश्विक संकट है। क्या है? वैश्विक संकट। तो WHO ने आत्महत्या को क्या कहा है? आत्महत्या को वैश्विक संकट कहा है। वैश्विक संकट कहा है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि जो 100 मौतें होती हैं, उसमें से 1 मौत आत्महत्या के द्वारा होती है, यानी प्रत्येक 100 मौतों में से 1 मौत आत्महत्या, यानी प्रत्येक 100 मौतों में से 1 मौत जो है वो आत्महत्या के द्वारा होती है। तो WHO ने इसे वैश्विक संकट घोषित किया है, और इसने कहा है कि हर एक आत्महत्या के पीछे
कितने 20 प्रयास होते हैं, 20 प्रयास। यानी अगर एक आदमी आत्महत्या कर रहा है तो लगभग उसने 20 प्रयास किए होंगे, तब जाके उसने सफलता हासिल की। ठीक है, तो आत्महत्या भी इतनी आसानी से नहीं की जा सकती, तो इसलिए आसानी से क्या की जा सकती है, पढ़ाई। अगर आप इतने प्रयास पढ़ाई में करोगे तो निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो 20 प्रयास द्वारा इन्होंने कहा है एक आत्महत्या के पीछे 20 प्रयास किए जाते हैं। और इन्होंने जो आंकड़ा बताया है कि वर्ष 2021 में लगभग 7.27 लाख लोगों ने आत्महत्या की। कितने? 7.27 लाख लोगों ने आत्महत्या की है। ठीक है, आत्महत्या की है। ठीक, तो आत्महत्या करने के कितने प्रयास हुए? 20 प्रयास के बाद एक आत्महत्या हुई और लगभग 7.27 लाख आत्महत्याएं 2021 में हुई, ऐसा आंकड़ा WHO ने जारी किया है। WHO ही क्या करता है? WHO ही किसी देश को किसी बीमारी से मुक्त घोषित करता है। WHO ही क्या करता है? बीमारी मुक्त देश घोषित करता है। ठीक है, जैसे भारत को क्या किया गया है? पोलियो मुक्त किया गया है। पोलियो मुक्त किसको? भारत को। कब किया गया? तो 2014 में किया गया। जैसे ही 1977 में 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, चेचक मुक्त भी भारत को घोषित किया गया है। अब ये घोषणा कब की जाती है? जब किसी देश में किसी बीमारी के 3 साल में कोई केस ना मिले तो उस बीमारी से उस देश को क्या किया जाता है? मुक्त घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, WHO ने क्या किया है ये आपने देख लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए कितने नए जजों की सिफारिश की है? तो अभी क्या हुआ है, जो हमारे यहाँ कोलेजियम है, क्या है? कोलेजियम, इसने क्या किया? 26 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की। सिफारिश की। अब ये सिफारिश कहाँ के लिए है? तो जो हमारा यूपी का हाई कोर्ट, जिसे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, उसमें क्या कहा गया है? उसमें 26 न्यायाधीशों की नियुक्ति के आदेश यानी सिफारिश अभी किसने की है? तो कोलेजियम ने की है। ये भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। अब इस हाई कोर्ट में लगभग जो न्यायाधीश हैं इनकी कितनी संख्या होनी चाहिए? तो हमारे यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है कि यहाँ पर 160 न्यायाधीश होने चाहिए। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर कितने न्यायाधीश हैं? वर्तमान में यहाँ पर 84 न्यायाधीश हैं। 84 न्यायाधीश वर्तमान में यहाँ पर हैं। यानी रिक्तियां कितनी हैं? यानी पद खाली कितने हैं? तो 76 पद खाली हैं। अब इन 76 में से 26 को भरने के लिए सिफारिश की गई है। ठीक है, 26 को भरने के लिए सिफारिश की गई है। अब ये सिफारिश किसने की है? तो कोलेजियम ने की है। अब बात आती है जो हमारा हाई कोर्ट है, इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति हमारे संविधान के अनुच्छेद 217 के द्वारा की जाती है। अब 217 द्वारा अनुच्छेद क्या कहता है? 217 अनुच्छेद कहता है कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त करने का अधिकार किसको है? तो हमारे राष्ट्रपति जी को है। ठीक है, तो यानी 217 कहता है, अनुच्छेद 217
कि भारत के किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? हमारे राष्ट्रपति जी करेंगे। अब राष्ट्रपति जी अपने आप करेंगे या कोई किसी की सलाह पर करेंगे? तो राष्ट्रपति जी इसके लिए कुछ लोगों की सलाह लेते हैं, जिसमें कौन कौन होता है? तो ये सलाह लेंगे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट वाले हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे सलाह लेंगे। प्लस जिस राज्य की में नियुक्ति होनी है, जिस राज्य के हाई कोर्ट में नियुक्ति होनी है, वहां के राज्यपाल से भी क्या करेंगे? हम राज्यपाल से भी सलाह करेंगे। साथ ही उस राज्य यानी उस राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, जिसे हम सीजे यानी उस राज्य के जो सीजे होंगे या उस राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, इन तीनों की सलाह पर अनुच्छेद 217 द्वारा भारत में के किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब बात करें तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगर बात करें मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो भारत में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1862 में भारत में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें पहला कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। उसके बाद 1866 में 66 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो अंग्रेजी काल में 1866 में ही इस हाई कोर्ट की स्थापना की जा चुकी थी। चलिए, तो यह है अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसमें 26 न्यायाधीशों की नियुक्ति वर्तमान में की गई है। ठीक, अगर मैं बात करूं जो हमारा हाई कोर्ट है यूपी का, उसके मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो अरुण कुमार जी। हमारे सीजे जो हैं यूपी के, वो कौन है? अरुण कुमार वर्तमान में हमारे यूपी के मुख्य न्यायाधीश हैं, या यूपी के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में कुल कितने शिक्षकों को चयनित किया गया? अभी दोस्तों क्या हुआ, 5 सितंबर को हमने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया है। ठीक है, और ये क्यों मनाया है? क्योंकि 5 सितंबर को जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति, और जिनका नाम क्या था? हमारे जो पहले उपराष्ट्रपति थे, जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनकी जयंती पर हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक, तो अभी जयंती हुई राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के दिन, तो उस पर हमने कुछ शिक्षकों को चयनित किया है। अब बात करें डॉक्टर राधाकृष्णन की, तो ये हमारे पहले क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति थे, और उनका कार्यकाल 52 से 62 तक इनका कार्यकाल था। साथ ही दूसरे ये हमारे राष्ट्रपति बने, दूसरे राष्ट्रपति। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे थे ये हमारे राधाकृष्णन जी, और इनका कार्यकाल 62 के बाद 1962 यानी 62 से और 1967 इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के तौर पर रहा। ठीक है, तो इनके जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। अब इस बार का जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का विषय था वो क्या था? 5 सितंबर को जो हमने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया, उसका विषय हमने रखा अगली पीढ़ी के शिक्षार्थियों में प्रेरित करना। क्या है? अगली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को प्रेरित करना इस बार का विषय था। तो इस बार का विषय अगली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को प्रेरित करना इस बार का विषय था। ठीक है, अब इस दिन हमारे यहाँ पर कुछ शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। तो इस बार 45 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। ये 45 शिक्षक, जिसमें यूपी, महाराष्ट्र,
बिहार कर्नाटक से 2-2 शिक्षकों को शामिल किया गया। ठीक है, 2-2 शिक्षकों को शामिल किया गया है। और ये शिक्षक किस आधार पर शामिल किए जाते हैं? तो इनके लिए जो शामिल करने का आधार है वो 3 आधार हैं। इसमें शामिल करने का किसी भी शिक्षक को 3 आधारों पर शामिल किया जाता है। पहला आधार क्या है? नई शिक्षा पद्धति, यानी कोई उसने नवीन शिक्षण पद्धति का इजाद किया हो, यानी उसने योगदान किसी पद्धति में रहा हो, यानी नई तकनीक लाने में उसका कोई योगदान रहा हो, तो उसके शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण सुधारने के में योगदान रहा हो। दूसरा क्या है कि शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया हो, गुणवत्तापूर्ण उन्होंने शिक्षा दी हो, यानी या तो उसमें नवीनीकरण हो, या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी हो, या समर्पण और नवाचार किया हो, यानी उनका समर्पण कैसा है शिक्षा के प्रति, और उन्होंने उसमें कुछ जोड़ा है क्या, नवाचार, यानी कुछ उसमें जोड़ा है। तो इन तीनों को आधार मानते हुए कुछ शिक्षकों का हर वर्ष चयन किया जाता है। इस बार भी 45 का चयन किया गया है, और इन 45 में से पुरुष और महिलाएं कितनी कितनी हैं? पुरुष और महिलाएं कितनी कितनी हैं? तो इसमें 24 पुरुष हैं और 21 महिलाएं हैं। तो 24 पुरुष प्लस 21 महिलाओं को इस बार सम्मानित किया गया है। बात करें यूपी से, तो यूपी से 2 को चयनित किया गया है। पहली है मधुरिमा, ठीक है, पहली कौन सी है? मधुरिमा तिवारी जी पहली है, मधुरिमा तिवारी जी पहली हैं। और जो दूसरा है वो रामलाल यादव जी को दिया गया है। रामलाल यादव जी को ये पुरस्कार दिया गया है। मधुरिमा तिवारी जी श्री पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय रानी कर्णावती से शिक्षक हैं। पीएम श्री कंपोजिट रानी दुर्गावती कर्णावती में शिक्षक हैं। पीएम कंपोजिट रानी कर्णावती में ये शिक्षक हैं। वहीं जो हमारे यादव जी हैं ये यूपीएस बड़वापुर में शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं। तो ये सबको शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में ई शिक्षा वृत्ति कार्यक्रम के तहत छात्रों को किस माध्यम से शिक्षा दी जाएगी? तो अभी क्या किया गया है? अभी हमारे यहाँ पर जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान यहाँ के 1000 छात्रों को क्या दी गई है? हमने छात्रवृत्ति प्रदान की है। ई छात्रवृत्ति का मतलब क्या है? जो हमारी ऑनलाइन क्लास हैं, इसमें पढ़ाई के लिए 1000 छात्रों को छात्रवृत्ति अभी हमने प्रदान की है। ठीक है, तो ये कब की है, किसके लिए? तो 2025-26 के लिए। 2025-26 के सेशन के लिए हमने क्या किया है? 1000 छात्रों को जो अफगानिस्तान के हैं उनको हमने छात्रवृत्ति की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? ऑनलाइन ई विद्यार्थी लर्निंग पोर्टल, इसके माध्यम से हमने इनको शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की है। अभी छात्रवृत्ति प्रदान करने वाला कौन है? तो जो प्रदान करता है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है भारतीय संस्कृति संघ परिषद। भारतीय संस्कृति संवाद परिषद। तो इसके द्वारा इस छात्रवृत्ति को अफगानिस्तान के विद्यार्थियों के लिए दिया गया है। अब इसमें उम्र से कितनी है? तो उम्र होगी 18 से 35 वर्ष, यानी 18 से 35 वर्ष के छात्र जो हैं वो इसके माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है अफगानिस्तान, इसकी राजधानी क्या है? तो काबुल इसकी राजधानी है। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। हाल ही में इसको देश के रूप में मान्यता देने वाला कौन था?
तो रूस ने इसको मान्यता दी है। ठीक, चलिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के नियम को कब अधिसूचित किया है? तो अभी क्या है, हमारे यहाँ दो पेंशन योजनाएं हैं। पेंशन योजना कौन कौन सी? एक ओल्ड पेंशन स्कीम और एक है हमारी न्यू पेंशन स्कीम। अब इन दोनों को जोड़कर एक पेंशन स्कीम बनाई गई जिसे हम यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों को जोड़कर क्या किया है, एक यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम बनाई गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर काफी बवाल था, तो उस मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अब सरकार ने क्या किया है, यूपीएस को 4 सितंबर को इसके नियमों की अधिसूचना जारी की है। नियमों की अधिसूचना जारी की है। ठीक है, अधिसूचना जारी की। तो इसके नियमों की हाल ही में सरकार ने अधिसूचना जारी की है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो विशेष, वैसे तो कई नियम हैं, लेकिन जो प्रभावित करने वाला सबसे नियम क्या है कि पहले जो 25 वर्ष सेवानिवृत्त होने की सीमा थी उसको घटाकर कितना कर दिया गया है, 20 वर्ष। यानी आप यूपीएस का फायदा उठा सकते हैं अगर आप 20 साल सरकारी सेवाओं में कार्यरत रहते हैं। ये सरकारी सेवाएं आप करते हैं तो आपको 20 साल की उम्र में, 20 साल के कार्यकाल में भी आपको ये पेंशन का लाभ मिलेगा। अब बात करें पेंशन स्कीम की, तो भारत में पेंशन स्कीम किसके अंदर आती है, तो पीएफआरडीए के अधीन पेंशन स्कीम आती है। चलिए इधर लिखते हैं, पीएफआरडीए। ये जो संस्था है, ये क्या है, जो हमारी पेंशन को रेगुलेट करती है, यानी पेंशन जितनी भी हैं इसके अधीन आती हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये क्या करती है, ये जो आपकी पेंशन का पैसा है इसको मार्केट में भी इन्वेस्ट करती है। यानी आप जो पेंशन का पैसा कटाते हैं, सरकार उस पर ब्याज कमाती है और उसी ब्याज को आने वाले आपके भविष्य में उसको आपको पेंशन के रूप में लौटाती है। तो ये किसके अधीन आता है, तो पीएफआरडीए के अधीन आता है। इसकी स्थापना 2003 में की गई और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, तो ये हुई हमारी पीएफआरडीए के बारे में पूरी जानकारी। तो 4 सितंबर को अभी हमने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो हमारे यहाँ पर जो खान मंत्रालय है, खान विभाग जो है, खान मंत्रालय, इसके सचिव का पद किसने संभाला है? तो पीयूष गोयल जी ने अभी क्या का संभाला है, इसका पदभार संभाला है। अब ये पीयूष गोयल हैं कौन? तो ये 1994 के पीयूष गोयल, जो 1994 के नागालैंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, नागालैंड कैडर के 1994 के आईएएस अधिकारी हैं। इनको अभी क्या बनाया गया है, तो खान मंत्रालय का सचिव इन्हें नियुक्त किया गया है। अब ये किसका स्थान लेंगे, तो ये जो पीयूष गोयल जी हैं ये स्थान लेंगे, उनका नाम है वीएल वाधा राव के स्थान पर। तो ये वीएल वाधा राव के स्थान लेंगे, वीएल वाधा राव का स्थान लेंगे। अब वीएल राधा राव कहाँ चले गए हैं, तो ये गंगा की सफाई करने इनको भेज दिया गया है, यानी जल संसाधन नदी विकास। ठीक है, अब ये कहाँ चले गए हैं, तो जल संसाधन और नदी विकास
और गंगा संरक्षण, ठीक है, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव बन गए हैं। विभाग संरक्षण विभाग के सचिव इनको नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी इनको जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का सचिव बना दिया गया है। ठीक है, खान मंत्रालय, तो वर्तमान में हमारे खान मंत्री कौन है? वर्तमान में खान मंत्री या खान मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी। ये भी आप याद रखेंगे, जी किशन रेड्डी। ये क्या है? हमारे वर्तमान में खान मंत्रालय के मंत्री हैं या खान मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, तो जी किशन रेड्डी जी हमारे खान मंत्री हैं वर्तमान में। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हुए पीयूष गोयल जी, जो अभी क्या नियुक्त हुए हैं? हमारे खान मंत्रालय के सचिव के तौर पर इनको नियुक्ति प्राप्त हुई है। हाल ही में डॉक्टर दीपक मित्तल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जो हमारा यूएई है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, इसको किस नाम से जानते हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात। इसमें हमारे जो डॉक्टर दीपक मित्तल हैं उनको भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत का नया राजदूत कहां पर? यूएई में। यूएई जो हमारा खाड़ी देश है उसमें इनको नियुक्त किया गया है। ठीक, तो यूएई जो क्या है? हमारा एक खाड़ी देश है और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी दिरहम है, सॉरी, राजधानी इसकी आबू धाबी है, आबू धाबी, और मुद्रा इसकी दिरहम है, मुद्रा दिरहम इसकी मुद्रा है। यूएई सात अमीरातों से मिलकर बना है, और जिसमें से आबू धाबी एक इसका सबसे बड़ा अमीरात है। ऐसे ही इसका एक अमीरात दुबई है। ठीक, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हैं दीपक मित्तल जी, जिनको अभी यूएई में राजदूत बनाकर भेजा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, यूपीएससी ने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा कब की है? तो हमारा जो यूपीएससी है, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसे हम संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, ठीक, संघ लोक सेवा आयोग के नाम से हम जिसे जानते हैं, इसने अभी घोषणा की है कि ये अपने एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करेगा। तो इसने क्या कहा है कि ये 4 सितंबर 2025 को घोषणा की कि एक उत्कृष्टता केंद्र क्या करेगा? स्थापित करेगा। ठीक है, तो इसने एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। अब ये क्यों किया जाएगा? क्योंकि जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है, साथ ही राज्यों के जो लोक सेवा आयोग हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, इन सब के द्वारा मिलकर जो प्रणालियां हैं, जो कार्य प्रणालियां हैं या ज्ञान भंडार है, उनको इकट्ठा उसमें किया जाएगा। तो इसमें क्या किया जाएगा? यूपीएससी और राज्य आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इन सब की जो कार्य प्रणाली और ज्ञान भंडार को क्या किया जाएगा? यहाँ पर एकत्रित किया जाएगा, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को हम दिखा सके कि हमने कैसे अपना विकास किया है। ठीक है, तो ये काम किसने किया? यूपीएससी ने किया है। 4 तारीख को इसकी घोषणा की गई है। अगर बात करूं यूपीएससी की,
तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार अभी वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं। तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार जी हैं। यूपीएससी का हमारे संविधान में वर्णन कहाँ पर है? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 315 से और अनुच्छेद 323 तक, अनुच्छेद 323 तक क्या है, हमारे यहाँ पर यूपीएससी का संविधान में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, हमारे 10 क्वेश्चन, जिसमें हमने करंट के 10 सवालों को पढ़ा। आशा करता हूं आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।